ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपने बीए फाइनल ईयर में हिंदी आधुनिक काव्य में जो प्रगतिवादी काव्य धारा है उस काव्य धारा की प्रवृत्तियों पर कुछ चर्चा करेंगे। हिंदी में जो आधुनिक काल में जो अलग अलग वर्गीकरण जब कविता का होता है तो उसमें जो 1936 से लेकर 1943 तक का समय वो प्रगतिवादी काव्य धारा के नाम से हिंदी काव्य जगत में रखा गया है। प्रगतिवादी काव्य धारा से पहले का जो दौर है वो छायावाद का है। छायावाद में जो कविता है तो इतिवृत्तात्मकता की भावना उस कविता के अंदर अधिक है। दूसरा जो व्यक्तिगत सुख और दुख उनको इतना तरजीह उस कविता के अंदर दी गई, सौंदर्य को इतनी तरजीह उस कविता में दी गई कि कविता जो थी अन्य जो सामाजिक समस्याओं से थोड़ा सा यूं समझो कि विलग कविता दिख पड़ी। ऐसे में दौर आया प्रगतिवाद का। प्रगतिवाद का यूं अगर अर्थ आपने निकाले तो प्रगति का मतलब आगे बढ़ना, लेकिन प्रगतिवादी काव्य धारा से तात्पर्य ये होता है कि जो राजनीति के क्षेत्र में जिसे अपने मार्क्सवाद या साम्यवाद कहते हैं, वही जब कविता के क्षेत्र में आता है तो वो प्रगतिवाद कहलाता है। मार्क्स ये बात कहते हैं कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास तोड़ने के लिए बेड़ियां और पाने के लिए पूरी दुनिया है। इसी भावना को लेकर जब हिंदी काव्य जगत के कवि कविता करने लगे तो उसे अपने प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवाद ये कहता है कि इस संसार में मनुष्य की दो जातियां निवास करती है, एक तो मालिक है और दूसरा नौकर। एक शोषण करने वाला है, एक शोषण सहने वाला है। एक शोषित वर्ग है, एक शोषक वर्ग है। जब इन भावनाओं को हिंदी कविता के अंदर स्थान दिया गया तो उसे अपने प्रगतिवाद कहते हैं। वे कवि जिन्होंने साम्यवाद मार्क्सवाद को लेकर काव्य रचना की उनमें बड़े प्रमुख रूप से अपने बाबा नागार्जुन को याद करते हैं। बाबा नागार्जुन ने जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए अकड़ाना किस्म के व्यक्ति, उन्होंने हिंदी में प्रगतिवादी कविता को यूं समझो कि अपनाया और उन्होंने प्रगतिवादी काव्य रचना की। यूं थोड़ा आगे प्रयोगवादी कुछ कविताओं में भी उनका नाम होता है, लेकिन मूल रूप से बाबा नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के तौर पर अपने में याद कर सकते हैं। इनके अलावा जो छायावाद के आधार स्तंभों में सुमित्रानंदन पंत हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इन्होंने भी प्रगतिवादी काव्य धारा से संबंधित कविताएं लिखी। पंत जी की ग्राम्या जो है वो प्रगतिवादी विचारधारा को लेकर लिखी गई एक महत्वपूर्ण कृति है। इसी कृति में वो लिखते हैं कि दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय। दरिद्रता पापों की जननी, जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, वो पापों की मां है। कोई भी दरिद्र व्यक्ति किसी भी तरह का पाप करने से भी चूकता नहीं है। उसे पता है कि जब वो घर में जाएगा तो घर में भूखे बिलखते बच्चे दिखेंगे तो पाप और पुण्य का सवाल वहां पर एक जैसा हो जाता है। वहां पे पाप और पुण्य कोई मायने नहीं देता। सबसे बड़ी अग्नि जो होती है वो पेट की अग्नि होती है। तो उस पेट की अग्नि को बुझाने के लिए व्यक्ति किसी भी तरह का पाप करने से भी गुरेज नहीं करता। उसके बाद नागार्जुन, निराला, पंत के अलावा जिन कवियों के अंदर प्रगतिवादी कविता के तत्व दिखे उनमें दिनकर है, केदारनाथ अग्रवाल है, त्रिलोचन है और भी इस भाव के कवि अपने को हिंदी यूं प्रगतिवादी कविता के कुछ सूक्ष्म तत्व सदैव कविता के अंदर रहे। जिस तरह की प्रवृत्ति प्रगतिवादी कविता की है वैसे तत्व सदैव कविता में दिखे। लेकिन ये जो कालखंड है 1936 से लेकर 1943 तक, इसमें अधिकतर कविताएं इसी भावना के ओतप्रोत लिखी गई थी। आज उनकी कुछ प्रवृत्तियों पर अपने थोड़ा पठन पाठन करेंगे। पहली प्रवृत्ति जो प्रगतिवादी कविता की थी वो थी शोषितों की दीनता का चित्रण। शोषितों की दीनता, उनकी जो लाचारी है, उनकी जो मजबूरी, उनकी जो गरीबी, उसका चित्रण इस कालखंड के अंदर अधिक किया गया। क्या स्थिति होती है जब दिनकर इस कविता में लिखते हैं कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकलाते हैं और मां की छाती से
चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं उनके कुत्तों तक को मुलायम वस्त्र उपलब्ध होते हैं ओढ़ने बिछोने के, लेकिन यहाँ पे एक गरीब माँ का जो बेटा है वो उस माँ की छाती से चिपक कर सर्दी की रात बिताने के लिए मजबूर है, बेबस है। क्या स्थिति उस समय रहती है कि जब तैयार जसोदा होती है चूने का घोल पिलाने को, दूध के स्थान पर चूने का घोल पिलाने के लिए जब एक माँ प्रस्तुत हो जाती है, तब हिंदी काव्य धारा का जो कवि है उसका जो आकुल मन है, उसका जो भावुक मन है वो चीख उठता है। वो चाहता है कि ये सारी व्यवस्था जो है वो बदल जाए और मनुष्य के लिए इन दोनों के बीच में जो दूरी है, ये विषमता की, आर्थिक विषमता की दूरी, उस दूरी को पाट दिया जाए। लेकिन ये बड़ी बुरी स्थिति होती है कि जब अपने आज़ादी से पहले का जो दौर, उस दौर के अंदर ये बात रही कि हालांकि ये आज़ादी के दौर से पहले की कविता है, लेकिन उस समय जब ये मांग बराबर उठ रही है कि अपने बीच की जो दूरी है आर्थिक विषमता की, वो आर्थिक विषमता की दूरी जब तक दूर नहीं होगी, अमीर अधिक अमीर होते जा रहे हैं, गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं, तब तक तभी दिनकर लिखते हैं कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, और नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। सुखों में बराबर का हिस्सा अगर व्यक्ति को मिलने लगे तो इस समाज का स्वरूप कुछ भिन्न हो सकता है। तो इस कविता के अंदर शोषितों की, जिनका शोषण किया जाता है, उन व्यक्तियों की दीनता का चित्रण इस कविता में, इस कालखंड में अपने को अधिक देखने को मिला। तो इसकी मुख्य प्रवृत्ति बनकर उभरी ये जो है शोषितों की दीनता का चित्रण। आप इस पॉइंट का कितना भी अधिक विस्तार कर सकते हैं। और दूसरा इसमें पॉइंट होता है, जब शोषितों की दीनता का चित्रण किया जाता है तो कौन करता है? शोषक करता है, जो खून चूसने वाले लोग माने जाते हैं। इनमें कवियों ने जिनके बारे में लिखा, बड़ी बड़ी मिलों के जो मालिक हैं, बड़े बड़े जमींदार जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, उन्हें शोषक कहा जाता है। ये शोषण करने वाले लोग। तो शोषकों की दीनता के चित्रण के साथ साथ उन्होंने शोषकों के प्रति घृणा अपनी कविता में दिखाई। तो दूसरा पॉइंट बनता है शोषकों की घृणा का चित्रण। शोषितों के प्रति जो घृणा का भाव इस कविता में अपने को देखने को मिलता है, वो इस पॉइंट में आप लिख सकते हैं। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग को क्या माना गया? स्वार्थी माना गया, निर्दयी और कपटी तक उन्होंने उसे कहा कि हाथ जो पाथे थे, मेरा लिखते कि हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, और देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय पाकर। लोग एक दूसरे को सही परिचय, यानी मानवता का परिचय वहां पे समाप्त हो जाता है। लोग एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। सबके अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि ये जरूर मेरे साथ किसी तरह की ठगी करेगा। ये बात अपने पौराणिक ग्रंथों से भी अगर अपने लें तो वहाँ भी यही कहा गया कि भगवान विष्णु से नारद ने पूछा कि भगवान आगे जो लोग आएंगे, कलयुग में जो लोग होंगे वो किस तरह के होंगे? तो भगवान ने कहा कि आगे जो लोग होंगे वो ठग होंगे। तो नारद ने कहा कि महाराज सभी ठग होंगे तो ठगा कौन जाएगा? तो भगवान ने कहा कि जो विश्वास कर लेगा वो ठगा जाएगा। तो ये स्थिति यहाँ बनती है। ये जो शोषित लोग हैं ये शोषकों पे विश्वास कर लेते हैं और इसी विश्वास के साथ उनके साथ घात किया जाता है। तो शोषकों के प्रति घृणा का चित्रण इन कवियों ने दिखाया। कवियों ने यहाँ तक लिखा कि वो समाज चित्रे चित्रे शोषण पर जिसकी नींव थी, वो समाज चित्रे चित्रे हो जाना चाहिए जिसकी नींव शोषण के ऊपर टिकी हो। तो ये मुख्य प्रवृत्ति बनकर उभरी प्रगतिवादी कविता की। और तीसरे पॉइंट के तौर पर अपने लिख सकते हैं कि इन कवियों की धर्म और ईश्वर पर अविश्वास। इन कवियों ने धर्म और ईश्वर पर अविश्वास दिखाया था, अनास्था उन्होंने दिखाई थी। क्या क्या लिखते हैं दिनकर अपनी कविता के अंदर कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिस पर भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का। ये जो लोग हैं धर्म के बड़े ठेकेदार जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति का शोषण करते वक्त वो ये कहते हैं कि ये तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा, तुम्हारे भाग्य में हमारी सेवा करना लिखा है तो तुम हमारी सेवा करो।
तभी दिनकर की कलम ये कहती है कि भाग्यवाद आवरण पाप का और धर्म और अस्त्र शोषण का। भाग्यवाद आवरण है पाप का और एक शोषण करने वाला हथियार है और कुछ नहीं है भाग्यवाद, जिससे रक्त का दवा एक जन भाग दूसरे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाग ये कहकर दबा लेता है कि तुम्हारे भाग्य में ये चीज नहीं लिखी। ये इसके अंदर इस दौर की कविता में, जिसे अपने प्रगतिवाद कहते हैं, उसमें मुख्य प्रवृत्ति के तौर पर उन कविताओं में उभरा था। अगले पॉइंट के तौर पर आपने लिख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा ईश्वर के प्रति अनास्था की बात मैं कह रहा हूं, तो उसमें रामेश्वर शुक्ल अंचल एक बड़े प्रसिद्ध कवि इस प्रगतिवादी दौर के हुए, उन्होंने अपनी कविता में लिखा कि जिसका ले ले नाम युगों तक मांस लुटाते तुम रोए, ईश्वर का नाम नहीं लिखा, जिसका लेकर नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, लेकिन न चेता जो निशिवासर और क्षुधा तुम सोए। जिस ईश्वर का नाम लेकर तुम युगों से अपने शरीर का मांस लुटाते रहे, लेकिन वो तुम्हारी भूख पर भी पसीजा नहीं, पिघला नहीं, और भूखे तुम लोग सोने को मजबूर बेबस या मरने को मजबूर बेबस हो गए। तो वो ईश्वर किस काम का है जो तुम्हारी भूख पर भी ध्यान नहीं देता। तो इस तरह से इस दौर में धर्म और ईश्वर के प्रति एक अनास्था का भाव, एक अविश्वास का भाव इन कवियों ने अपनी कविता में दिखाया था। और चौथे पॉइंट के तौर पर अपने कहते हैं क्रांति की भावना। क्रांति की भावना, जब किसी व्यक्ति को दबाया जाता है तो दबने की एक निसंदेह एक सीमा होती है, व्यक्ति उस सीमा तक दबता रहता है, लेकिन जब उस सीमा से परे उसे दबाया जाता है तो वो क्या करता है, विद्रोह करता है, क्रांति करता है, विप्लव होता है। तो ये क्रांति की भावना इन कविता के अंदर, इस कविता के अंदर, जिसे अपने प्रगतिवाद कहते हैं, निराला की बादल रात को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से बादल जो है वो क्रांति का संदेश लेकर क्रांति का दूत बनकर आता है। बादल से जो बरसात होती है, उस बरसात से वो सिरी बिखेर देता है, लक्ष्मी को बिखेर देता है, क्योंकि जब बरसात होगी तो अन्न होगा, और अन्न होगा तो ये जो छोटे किसान हैं उन सब की क्षुधा मिटेगी। तो इस तरह क्रांति की भावना भी इस कविता की एक मुख्य प्रवृत्ति बनकर उभरी थी, जिसमें ये कहा गया कि उस क्रांति के अंदर कि काटो 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 कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, मुहूर्त और शुभ मुहूर्त कुछ नहीं होता, कोई मांगने से नहीं मिलती तो किसी चीज को छीनना पड़ता है। काटो 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 कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, और मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। हिंसा और अहिंसा कोई मायने नहीं रखती। जब आपका हक एक व्यक्ति दबा लेता है तो ऐसे दबाए हुए व्यक्ति को अगर आप दंड नहीं देंगे तो वो व्यक्ति आपको कभी मांगने से देगा नहीं, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, छीनना पड़ता है। तो ये इस कविता ने अपने को दिखाया। तो ये अलग बात है कि अपना देश महात्मा गांधी और बुद्ध का देश है, तो शांति और अहिंसा की बात होती है। इसीलिए इस कविता का समय बड़ा अल्प रहा, बड़ा कम रहा। 1936 से लेकर 1943 तक ये कविता का दौर रहा, क्योंकि इसमें अहिंसा को सर्वोपरि धर्म माना गया, छीनने पर अधिक बल दिया गया, और छीना छपटी कभी भी किसी भी सभ्य समाज की निशानी होती नहीं। अगले पॉइंट के ऊपर अपने बात करें, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण इन कवियों ने किया था। जैसा समाज दिखता है, उन्होंने समाज को कहीं बनाकर ये सुंदर दिखाने का प्रयत्न नहीं किया, जैसा भी समाज उन्हें दिखा। तो ये हिंसा और ये क्रांति की भावना जो है, ये इन कवियों ने अपनी तरफ से नहीं डाली। ये दौर ऐसा ही था कि इस दौर के अंदर कवि का भावुक मन जो है वो बार बार पिघलता था, क्योंकि उसे पता था कि वो जो स्थिति है वो स्थिति इस तरह, और कवियों का हर युग के अंदर कवि जो होते हैं वो एक तरह से प्रणेता होते हैं हर तरह की क्रांति की। अगर अपने आज़ादी की बात करें तो आज़ादी के समय में भी कवियों ने विप्लव का राग कवियों ने ही छेड़ा सबसे पहले, तो इससे जागरूक हुई तमाम जनता। तो कवियों ने यहाँ पर भी जब इस तरह की स्थिति देखी, समाज का जैसा उन्होंने यथार्थ देखा, उस यथार्थ को उन्होंने अपनी कविता के अंदर स्थान दिया था। किसी तरह की बनावट की भावना उनकी कविता के अंदर देखने को नहीं मिलती। जिस तरह भ्रष्टाचार था, जिस तरह कालाबाजारी थी, जिस तरह एक दूसरे को ठगने का, एक दूसरे को दबाने का, एक दूसरे को कुचलने का प्रयत्न पूंजीपति लोगों द्वारा किया जाता था, इन्होंने पूंजीवाद का सदैव विरोध किया इस दौर के कवियों ने। तभी सामाजिक जीवन का यथार्थ जो है अपने को इन कविताओं के अंदर देखने को मिलता है। और एक इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी वो नारी चित्रण। नारी चित्रण
यानी इन कवियों ने भी नारी का चित्रण किया, लेकिन इनकी जो नारी है, जो इन्होंने कविता में जिस नारी का वर्णन किया, वो नारी कोई कोमलांगी नहीं है जो अपने प्रेमी का मन बहला हो। ये नारी अपने पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी मेहनत का कार्य करती है। निराला ने अपनी कविता में लिखा कि वो तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पत्थर। पत्थर तोड़ने वाली वो जो औरत है वो कोमलांगी नहीं है, वो अपने पति के साथ, अपने परिवारजन के साथ वो पत्थर तोड़ने का कार्य करती है। यानी जो नारी है वो मजबूत बनकर इन कविताओं के अंदर अपने को दिखती है, जो समाज की इस गाड़ी को खींचने का कार्य बखूबी कर रही है अपने परिवार के साथ। वो निराला कहते हैं, वो तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्रकार। सामने बड़ा महल खड़ा है और उस बड़े महल के अंदर बड़े बड़े वृक्ष हैं, लेकिन उन वृक्षों की छाया तक पर उसका अधिकार नहीं, वहां पे ठेकेदार उसे बैठने भी नहीं देता, लेकिन वो मेहनत करती है और अपने पति के साथ इन दुखों से दूर निकलने का प्रयत्न भी बराबर करती रहती है। तो इस तरह नारी का जो रूप है इस कविता के अंदर वो कोमलांगी नारी का नहीं है, बल्कि समाज के साथ, अपने परिवारजन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाली नारी है। अब इसकी अपने बात करें शैलीगत जो भावना है इस कविता की, इस कविता की जो शैली है, अधिकतर इस दौर में मुक्तक काव्य ही रचे गए और अलंकार जो थे वो कविता के अंदर अनायास कहीं आ गए हैं तो आ गए हैं। अलंकार को बनाने का इन कवियों ने कहीं कोई प्रयत्न इस कविता में नहीं किया। ये शैलीगत विशेषताएं हैं उसकी। अब अपने उन मुख्य कवियों का जिनका मैंने नाम लिया, नागार्जुन, तो सबसे पहले नागार्जुन की कुछ पुस्तकों का मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें उस दौर में लिखी जो प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित थी। उनमें सबसे पहले आप अपने बात करें 1956 में आई काव्य संग्रह उनका युगधारा। ये युगधारा प्रगतिवादी चेतना से भरा हुआ ग्रंथ है। इसके बाद फिर 1959 में आई शतरंग के पंखों वाली, फिर प्यासी पथराई आंखें 1962 में, भस्मांकुर 1962 के बाद जो उनकी कविता संग्रह आया, फिर उसके बाद तुमने कहा था। ये उनकी मुख्य कविताएं हैं अपने नागार्जुन की अपने पाठ्यक्रम में भी कविता लगती है। अकाल और उसके बाद, ये भी प्रगतिवादी चेतना से आप्लावित ग्रंथ है। नागार्जुन के अलावा आपने बात करें केदारनाथ अग्रवाल की, जो इस दौर के महत्वपूर्ण कवि थे, उन्होंने युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं, रंग बोलते हैं, आग का आईना और समय समय पर, ये उनके काव्य संग्रह रहे। इसके अलावा शिवमंगल सिंह सुमन, ये उस दौर के महत्वपूर्ण प्रगतिवादी कवि रहे, जिन्होंने हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, बिंद हिमालय, एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात और वाणी की व्यथा, ये उन्होंने लिखी। शोषण और अन्याय का विरोध इनकी रचनाओं की मुख्य प्रवृत्ति थी और गांधी की अपेक्षा ये मार्क्स के पक्षधर कवि रहे शिवमंगल सुमन। मार्क्स जिन्होंने कहा था कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तो उस मार्क्स के जो क्रांति के अग्रणेता थे उनके पक्षधर रहे शिवमंगल सुमन। फिर इस दौर के महत्वपूर्ण कवियों में त्रिलोचन थे, जिन्होंने धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि, ये कविताएं उन्होंने लिखी। इनकी कविता में माटी की मीठी सौगंध है और एक तरह से जो त्रिलोचन है उनकी कविताओं में तटस्थता और भावुकता का समावेश बखूबी अपने को देखने को मिलता है। तो ये उस दौर के महत्वपूर्ण कुछ कवि थे। ये इस समय की प्रगतिवादी काव्यधारा की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों पे अपने आज चिंतन किया, पठन पाठन किया, थोड़ा विश्लेषण व्याख्यान में किया। आप इनको पढ़ें। ये दोनों जो पेपर हैं अपने, पहला पेपर जो आधुनिक काव्य का है और दूसरा पेपर जो निबंध का है, उस निबंध के पेपर में भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें 5वीं यूनिट में जो निबंध आते हैं उनमें अपने आज तक जो पढ़ा है, यानी बीए की तीनों कक्षाओं में जो आपने पढ़ा है उसमें से आता है। तो प्रगतिवादी काव्य पर भी कई बार निबंध पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों पेपरों के लिए समान रूप से उपयोगी